एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये होगा हमारा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। हमने प्रीवियसली प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 11 करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली वीडियो, या आप हमारे जब चैनल पे जाएंगे वहाँ प्लेलिस्ट में डेडिकेटली बना दिया गया एडुटेरिया बिहार एसआई 2021 पीटी प्रैक्टिस सेट, ये करके डेडिकेटली ये एडुटेरिया का बना दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसका कट ऑफ मार्क्स है 66 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर से जरूर क्रॉस करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? तो इनमें से जो आईएनए से संबंधित नहीं थे वो है आरसी दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आरसी दत्त जो है आईएनए से संबंधित ये नहीं है, और बाकी मोहन सिंह, शाहनवाज खान और गुरु दयाल सिंह ढिल्लो ये सब जो है ना आईएनए से संबंधित है। आईएनए की स्थापना की बात की जाए तो ये हुआ था 1939 में। कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं शिवानंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 3 देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? तो राजा राम मोहन रॉय का जो संबंध है वो संस्कृत शिक्षा से बिल्कुल भी नहीं था। राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन वो संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, और इनके प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का भी अंत हुआ है। तो ये ध्यान रखें, राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 4। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वो जो है ना, देखिए, जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे उस्ताद मंसूर खान। 5 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण नीति जो है वो लागू जो किया गया था वो सैनिकों के भले के लिए किया गया था। ठीक है, वो न्यूनतम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए किया, लागू किया था? तो वो सैनिकों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो है संबंधित ये सैनिकों से ये नीति जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है? महाबलीपुरम में स्थित मंदिर जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित है, देखिए, पल्लवों से संबंधित है। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका किया गया था, और पल्लव वंश की राजधानी की बात की जाए तो वो कांचीपुरम में थी। बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, 7 देखते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो है ना कल्लर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने पंजाब में हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। ये कल्लर जो है ये एक ब्राह्मण था। ठीक है, ब्राह्मण मंत्री था। अशोक द्वितीय के नाम से किसको जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो अशोक सेकंड या अशोक द्वितीय बोल लें आप, इसके नाम से जो है कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क को, और कनिष्क ने जो है ना, कनिष्क ने वर्ल्ड फेमस सिल्क रूट का इजाद भी कनिष्क के द्वारा ही किया गया था, जिसको अशोक सेकंड के नाम से जाना जाता है। 9 देखते हैं। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है ना, देखिए, कॉर्नवालिस के टाइम में लागू किया गया था 1793 में। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, और कॉर्नवालिस को भारत में न्यायिक सेवा का भी जनक कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ बात किया जा रहा है। तो देखिए, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है ये लंदन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये कोलकाता नहीं, ये लंदन होगा। ठीक है, याद रखें, लंदन। ठीक, नेक्स्ट नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन ये जो है मुंबई नहीं, ये कोलकाता होगा। याद रखें, ये कलकत्ता होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, और 2 और 4 जो है करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 देखते हैं। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था? तो नारी आंदोलन जो है वो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसके इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज। ठीक, 12 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ना 1875 में यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था, दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और वेदों की ओर लौटो जो है इसका भी नारा दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया है।
13 देखते हैं, गदर पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? तो गदर पत्रिका का प्रकाशन जो है ना सबसे पहले इंग्लिश में हुआ था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गदर पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले इंग्लिश भाषा में किया गया था और यह पत्रिका जो है देखिए 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसका प्रकाशन पंजाबी और उर्दू भाषा में भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 14 देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला महिला व्यापार केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा केरला में। ठीक है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा की दिशा में ये गवर्नमेंट की ओर से एक छोटी सी पहल की रूप में इसको देखा जा रहा है। 15 देखते हैं, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, 16 देखते हैं, इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत का किस देश के बीच आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच में इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नौसैनिक ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है भारत और रशिया के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया है शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार, ये जो दिया गया है ये सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण 2019 जो है सर डेविड एटनबरो को दिया गया। और इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात की जाए 2020 तो ये आर रामानुजन एवं अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है ये डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है। ठीक है, 18 देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये असम गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 830 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो जरूरत की वस्तुएं खरीद सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 देखते हैं, 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थामामपट्टी लकड़ी की नक्काशी को GI टैग दिया गया है? तो ये जो दिया गया है देखिए तमिलनाडु का ये है थमामपट्टी, ये लकड़ी के ऊपर एक कारीगरी होता है, एक नक्काशी होता है, बहुत बढ़िया से डिज़ाइन बनाया जाता है, इसको GI टैग प्रदान किया गया है। 20 देखते हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हो गया वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो जो है ना 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से, ठीक है, 2012 से 17 तक इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और चुनाव में PA सांगमा को हराया था इन्होंने। अगर ये भी क्वेश्चन आए कि 2012 में किसको हरा के इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, तो PA सांगमा को इन्होंने हराया था। और इनकी मृत्यु पर भारत सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया था। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो नोबेल पुरस्कार 2020 जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट विल्स को ये जो है प्रदान किया गया है। 22 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो भारत का जो निर्यात का हिस्सा है वो है 1.64%। ऑप्शन में भी हमारा सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है। ठीक है, भारत का जो है कुल विश्व में जो टोटल निर्यात होता है, जो इंपोर्ट होता है, उसमें इंडिया का हिस्सा जो है 1.64% है। ठीक है, 23 देखते हैं, बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेल्स बीमारी को कब तक, ठीक है, ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? ब्रुसेलोसिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य जो है देखिए 2025 तक ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो बिहार का जिला है वो है जमुई। ठीक है, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला जमुई है। और सेकेंड और थर्ड नंबर पे जो है ना भभुआ और गया को सेकेंड और थर्ड पोजीशन दिया गया है बिहार में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा? तो जो अमेरिका का संविधान संशोधन चर्चा में रहा है वो है 25वां संविधान संशोधन। ठीक है, जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए 25वां संविधान संशोधन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि इसी में वो सारे प्रावधानों की बात की गई है। 26 देखते हैं, IPL 2020 के उप विजेता टीम कौन है?
तो आईपीएल 2020 की जो उप विजेता टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए, हाल ही में क्या, वो तो टाइम हो गया लगभग अक्टूबर सितंबर के आसपास में ये आईपीएल वगैरह सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम जो है ये यूएई में यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और ये 13th एडिशन था। आईपीएल की बात की जाए तो 13वां संस्करण था, 13th एडिशन था, जिसमें जो रनर अप की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल है, और अगर विनर की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं क्या बोल रहा है। 27 में है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो मंत्र दिया गया ना, ये अपने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। 28 देखते हैं, भारत ने किस देश ने पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो पाम ऑयल आयात की जो घोषणा, बंद करने की जो घोषणा की गई है वो है, देखिए, मलेशियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हाल ही में भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा कर दिया है। वर्तमान में मलेशिया का प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मोहिउद्दीन यासीन वहाँ के अभी क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 29 देखते हैं, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है? इंडिया की बात हो रही है, किस स्टेट में ये किया गया है? तो ये जो है ना, देखिए, केरल गवर्नमेंट ने करा है, केरला स्टेट में ये कर दिया गया है। ठीक है, ये अब जेन्युइन रूप से बिल्कुल महिला ड्राइवर भी वहाँ पे हो सकती है, वहाँ सरकारी बसों में। ठीक है, 30 देखते हैं, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? तो ये जो फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इटली में है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इटली का फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का फर्स्ट एयरपोर्ट ये बन गया। 13 देखते हैं, 13 में क्या बोल रहा है? 13 में पूछा जा रहा है, निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है, और चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखें, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अलग से चुनाव आयुक्त भी इसमें होते हैं। ठीक है, 2 आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। 32 देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया का जो रैंक है, जो पोजीशन है, वो है 58वां, 63वां। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो इंडिया का जो रैंक है वो है 63वां। ठीक है, और यह याद रखें, 63 जो है ये इंडिया का रैंकिंग है। और फर्स्ट की बात की जाए तो इस सूचकांक में पहला स्थान पे जो है न्यूजीलैंड है, याद रखें। ठीक है, न्यूजीलैंड है, और यह सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है हर साल। 33 देखते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नमामि गंगे का जो ब्रांड एम्बेसडर इस प्रोजेक्ट का जो बनाया गया है वो है चाचा चौधरी। ठीक है, जो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है, चाचा चौधरी। 34 देखते हैं, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिल वी विन पुस्तक के जो लेखक हैं वो रणदीप गुलेरिया हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को, याद रखें। और इस साल का जो थीम था वो था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 36 देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की जो शुरुआत की गई वो 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। ठीक है, 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है, देखिए, कोपेनहेगन है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और यहाँ का अगर करेंसी मुद्रा का पूछा जाए तो यहाँ का मुद्रा का नाम है डेनिस क्रोन। ठीक है, और डेनमार्क के संसद का नाम होता है फॉलकेटिंग, याद रखें, फॉलकेटिंग वहाँ के संसद का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? तो पत्रकार सम्मान योजना जो है ये बिहार गवर्नमेंट, बिहार राज्य की योजना है, और इस योजना के तहत 20 वर्ष का जो अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद जो है 6000 जो है पेंशन देने का ये प्रावधान बिहार गवर्नमेंट ने निकाला है। 39 देखते हैं, बाली आरिकी द्वीप जो है, ये द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बाली आरिकी, तो ये जो द्वीप समूह है ये भूमध्य सागर में स्थित है, और इसमें जो है कुल 5 द्वीप समूह है। इसका प्रमुख जो है द्वीप इब्रिजा है, और इस द्वीप पर स्पेन का अधिकार है, जो यूरोप का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। ठीक है,
40 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो इन सारे स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो देखिए, इसमें स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, स्टेटमेंट सही नहीं है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, गुजरात कर्नाटक के कैमूर पठार इत्यादि क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, 41 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे यानी बर्ड्स फूट की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो ये जो डेल्टा बनता है ना, देखिए मिसिसिपी में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एकदम सही हो जाएगा। 42 देखते हैं, स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आएगी। तो ये जो दूरी में कमी आएगी ना, देखिए ये आएगा 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर्स याद रखें, सॉरी 7000 किलोमीटर्स, 700 नहीं 7000। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 में क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र शिशु लिंग अनुपात जो है इसमें मिनिमम है, न्यूनतम है। तो ये जो मिनिमम जो शिशु लिंग अनुपात है वो है हरियाणा में। ठीक है, 2011 के जनगणना के हिसाब से बात की जा रही है, और यह ग्रामीण लिंग अनुपात जो है 0 से 6 वर्ष की आयु में जो है इसका लिंग अनुपात ये मापा जाता है, और 835 जो है ये ग्रामीण एरिया में है, और शहरी शिशु लिंग अनुपात की बात की जाए तो ये 832 है। सिर्फ 3 का फर्क है। ये 835 और 832 का मतलब ये है कि प्रति 1000 मेल शिशु पे यानी लड़के शिशु पे 835 लड़कियां शिशु, ये होता है लिंगानुपात। राइट, चलिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सुल्तान गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्म है। तो ये जो है ना, देखिए सारे अंगूर के किस्में हैं। ठीक है, याद रखें। 45 देखते हैं, 45 में क्या बोल रहा है, देखिए फेयरवेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है। फेयरवेल केप की बात हो रही है, तो ये जो है ना, देखिए न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो उत्तमाशा अंतरिप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46, कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम क्या है। तो कोयला उत्पादन में जो है ना, सबसे आगे है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, भारत में कोयला उत्पादन के मामले में फर्स्ट जो है और सेकंड स्थान और थर्ड स्थान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड आते हैं। ठीक है, फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकंड उड़ीसा और थर्ड की बात की जाए तो झारखंड। ठीक, ये याद रखें, झारखंड थर्ड नंबर पे आता है, और भारत में कोयला भंडारण के मामले में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां यहाँ हो जाएंगी, देखिए ये हो जाएगा कोसी हो जाएगा, फिर सबसे पहले कोसी, उसके बाद गंडक, उसके बाद जो है घाघर, उसके बाद 4th नंबर पे गोमती आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पे विचार करें तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का जो क्रम है पूरब से पश्चिम में मैंने ये बताया है। तो पूरब में सबसे पहले कोसी आ जाएगा, उसके बाद घाघर आ जाएगा, सॉरी उसके बाद गंडक आ जाएगा, एंड देन आफ्टर घाघर आ जाएगा, और फिर चौथे नंबर पे गोमती आ जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट यहाँ कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 देखते हैं, 48 में क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश नहीं है वो है श्रीलंका। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में ये सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सम्मिलित है, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो हमारा हो जाएगा, देखिए थाल घाट जो है नासिक और मुंबई में है। ठीक, भोर घाट मुंबई और पुणे में है। ठीक, पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन में है। ठीक, और यहाँ जो है देखिए सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 50 देखते हैं, चलिए 50 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये जो निर्देशित करता है वो है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और उनको ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की न्यूनतम अनुमति दी गई।
तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा चार्टर 1813। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष व्यवस्था भी की गई और इस अधिनियम में ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार करने के लिए भी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया, अनुमति दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 52। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसमें मूल कर्तव्य और राजनीतिक तत्व दोनों में स्थान मिला है? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो विषय हो जाएगा वो है पर्यावरण, वन, वन्यजीव रक्षा और अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायतों के संबंध में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? सभी यहाँ पे देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, पंचायत के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ओके, प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करने के 5 वर्ष तक काम करती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहायता करना होता है। ठीक, यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा, सारे हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट, ऑप्शन में डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे विषय की जांच नहीं की? तो यहाँ जो करेक्ट यहाँ हो जाएगा देखिए हो जाएगा ठक्कर आयोग। ठीक है, तो ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए 55। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है ना देखिए ये जो हुआ था 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में मार्ले मिंटो जो सुधार रिफॉर्म द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की थी और इसी अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, 56 देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है ना देखिए फ्रांसीसी क्रांति से ये संबंधित है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक ये चला था। ठीक है, 1799 तक ये चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 57। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो ये जो आर्टिकल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 143 के तहत ये राष्ट्रपति को ये पावर मिलता है कि वो किसी भी विषय के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। 58 देखते हैं। अलग अलग उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये जो इनकी संख्या निर्धारित करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या अलग अलग होती है। राज्य के उच्च न्यायालयों में, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालयों में जजों की जो है न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है और कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, बढ़ाया घटाया जाता है। ठीक, 59 देखते हैं। विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? कम से कम की बात हो रही है, तो यहाँ जो है देखिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जो अनिवार्य है। विपक्ष अगर द्वारा सरकार के विरुद्ध, सरकार के अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो विपक्ष के फेवर में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। 60 देखते हैं। भारत की संचित निधि से राज्य को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है भैया, ये जो दिया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पे ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 61। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के पुस्तक के जो लेखक हैं वो एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन्होंने पुस्तक ये लिखा था और ये पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया था। 62 देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 63 देखते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका जो सिफारिश किया गया था वो किया गया था फिरवानी समिति के द्वारा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति के द्वारा 1991 में, ठीक है, ये किया गया था और वर्तमान में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखें
23 स्टॉक एक्सचेंज करेंट टाइम में इंडिया में वर्किंग में है। 64 देखते हैं, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद टेरिफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनडीपी का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, याद रखें। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 66 देखते हैं, भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो भारत में चिपको आंदोलन जो नेता है वो देखिए 1970 के दशक में, है ना, 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। और इसके नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता था और इन्हीं की अध्यक्षता में चिपको आंदोलन को चलाया गया था। 67 देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान वानिकी केंद्र जो है ये झांसी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो 1988 में इसकी स्थापना ICAR की इकाई के रूप में किया गया था और क्या इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। 68, किस देश में उनकी भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जो वो क्षेत्र है, वो जो स्टेट हो जाएगा, वो जो कंट्री हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान। ठीक है, वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2018 के अनुसार दिए गए विकल्प में जो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इसमें जो है जापान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत जो है वन आच्छादित है। कितना है? तो 68.5% इसका वन आच्छादित है। ठीक है, 69 देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो इसका जो है प्रतीक चिन्ह है ना ये ज्वाइंट पांडा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 70, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है देखिए ये 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल, याद रखें 3 मार्च को हर साल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला उत्तक निम्न में से कौन है? तो पौधों को जो कठोर और मजबूत बनाता है वो है स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा ये जो है पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला उत्तक है। ठीक है, 72 देखते हैं, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कोई विद्यार्थी अगर घास से संबंधित किन्हीं चीज़ों का स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो वो कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है? तो वो कर रहा है एग्रोस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए एग्रोस्ट्रोलॉजी जो हो गया ये घास से संबंधित अध्ययन है। वनस्पति विज्ञान जो है विभिन्न प्रकार के पादपों एवं उत्तकों के क्रियाकलापों का अध्ययन ये कहलाता है। पैथोलॉजी जो है रोग के प्रकृति लवणों कारकों का अध्ययन ये कहलाता है। और पैलियो वनस्पति जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियो वनस्पति कहलाता है। 73 हम देखेंगे, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का जो मुख्य कारक हो जाएगा देखिए प्राकृतिक वरण हो जाएगा। ठीक है, विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण हो जाएगा। 74 देखते हैं, उड़ने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में कौन है? तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। मैमल की बात हो रही है। ठीक है, चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 75, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। ठीक है, 76, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होते हैं? तो ये जो मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होते हैं वो होते हैं धान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इनमें जो आवश्यक नहीं है वो है आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये जो है ना अस्थि और दांत का जो क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, उसमें ये मददगार साबित होते हैं। ठीक है, और जो होता है देखिए दांत और अस्थि में जो है फ्लोरीन, कैल्शियम इन सब की कमी की वजह से ये जो है हड्डी या दांत संबंधित बीमारी इसी की वजह से होता है। 78 देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है अवटु ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, थायराइड ग्लैंड है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 79,
बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बालों का झड़ना और जो स्किन डिजीज होता है वो होता है विटामिन B7 की वजह से होता है। विटामिन B5 की वजह से देखिए बाल सफ़ेद होना होता है और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की वजह से बाल का झड़ना और चर्म रोग होता है। विटामिन B12 की वजह से घातक रक्तहीनता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होता है। और उसके बाद जो है विटामिन B2 की वजह से किलोसिस होता है। ठीक है, 80 देखते हैं, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है देखिए सोडियम बेंजेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खाद्य परीक्षण में। 81 देखते हैं, 81 में क्या बोल रहा है? H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या जो है कितना है? तो H2SO4 में जो है S का ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। ठीक है, मेलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो मेलेकाइट जो है ना ये Cu यानी कॉपर का Cu यानी कि मेलेकाइट Cu का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, और क्रेयोलाइट जो है Al और Na का अयस्क हो जाएगा और क्रेनोनाइट Mg और K का अयस्क हो जाएगा। 83 देखते हैं, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 होता है। ठीक है, भारी जल का अनुभार 20 पॉइंट देखिए 20.030 जी होता है। ठीक है, या मोल उसको बोल ले, जबकि साधारण जल का जो भार होता है वो 18.06016 ग्राम या मोल आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, 84 ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भारी होती है? तो ट्यूबलाइट में जो है ना देखिए नियॉन और पारद वाष्प के वजह से ये गैस इसमें बढ़ी जाती है, जिस वजह से ऐसा दूधिया रोशनी आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या हो जाएगा? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो हो जाएगा देखिए कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो हमारे हो जाएंगे नायलॉन। ठीक है, नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है ना देखिए यूज़ किया जाता है टेट्रिक एसिड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 89 देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए भी किया जाता है? तो वो जो हो जाएगा देखिए सेक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, सेक्सटेंट का उपयोग दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और जायरोस्कोप का अगर बात किया जाए, जायरोस्कोप, तो जायरोस्कोप का इस्तेमाल जो होता है कोणीय वेग मापने के लिए जाता है। नेफ्रोस्कोप की बात की जाए तो नेफ्रोस्कोप जो है बादल की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा को मापने के लिए जाता है। और रेडियोमीटर के इस्तेमाल की बात की जाए तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा नापन के लिए इसका किया जाता है। 90 देखते हैं, किसी पिंड के भार से संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो जाएगा देखिए ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है पिंडों का भार, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 91 देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की जो गति है देखिए कांच के बीच में से जाते हुए बिल्कुल ही कम हो जाती है, स्लो 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 ऐसे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, आंखों के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो ये जो परिवर्तित होता है देखिए होता है सिलीरिया मांसपेशी की वजह से। ठीक है, सिलीरिया मांसपेशी की वजह से शिथिल संकुचन से आंखों के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके वजह से आंखों के लेंस की फोकल दूरी में डिफरेंस आता है, परिवर्तन होता है। 93 देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, उसका जो मेन रीज़न होता है क्या होता है? तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका प्रमुख कारण होता है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाना, और इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 94 देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो कॉस्मिक किरणों के संबंध में जो यहाँ पे सही जो यहाँ पे हो जाएगा वो देखिए अवशेषित कण होते हैं कॉस्मिक किरणें। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं, निकेल कैडमियम यानी NiCd बैटरी का प्रयोग होता है कहाँ पे, किस में इसका इस्तेमाल होता है? तो ये जो होता है देखिए ट्रांजिस्टर में भी होता है, कैलकुलेटर में भी होता है, और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनियम उपकरण में भी होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 96 देखते हैं,
भारत के प्रमुख शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने वाला प्रमुख संस्था कौन है? तो ये जो है ना, देखिए ये है सेबी। ठीक है, भारत के प्रमुख शेयर बाजार को जो यानी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त प्रदान करने वाला जो संस्था है वो सेबी है, और यह 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना किया गया था और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थी। 97 देखते हैं, 97 में क्या बोला जा रहा है? भारत सरकार अनिवार्यता कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो ये जो है ना, देखिए ये 25 उत्पादों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है, 98 देखते हैं, नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? तो इसका जो ये टारगेट जो पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2022 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के उपनाम से जो है ना, देखिए अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त अब्दुल गफ्फार खान को कई नामों से जाना जाता है। सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, ये सब नाम इन्हीं के हैं। 100 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, वो है कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भारत में जो है देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी डीजल बिजली पंपों को सोलर ऊर्जा में परिवर्तित करके उनसे चलाए जाने का, सोलर एनर्जी से चलाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये है कुसुम योजना। तो ये महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जिसका कट ऑफ था 66 मार्क। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच करा होगा। आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, अगर पहली बार चैनल पे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।